नमस्कार, योर मनी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। योर मनी, जहां पर हम बातचीत करते हैं पर्सनल फाइनेंस के ऊपर और पर्सनल फाइनेंस से जुड़े हर टॉपिक के ऊपर, हर सवाल के ऊपर, हर तरह की बातचीत के ऊपर, जिससे आपका निवेश बढ़िया हो, जिससे आपकी जर्नी सफल हो और सुचारू रूप से चलती रहे, आपके निवेश की जर्नी बेहतर हो। आपके भी कोई सवाल है और आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाह रहे हैं तो आपके सामने माध्यम अलग अलग आते ही रहेंगे जिसके जरिए आप हिस्सा बन सकते हैं। यानी कि आप फेसबुक के जरिए, एक्स के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए आस्क आवाज योर मनी हैशटैग का इस्तेमाल करके हिस्सा बन सकते हैं। आप ईमेल कर सकते हैं अपना सवाल सीधे सीधे yourmoney@nw18.com पर, और साथ ही साथ आप 7045220000 इस पर भी अपना सवाल भेजकर व्हाट्सएप के जरिए आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। बातचीत करते हैं हमारे साथ अलग अलग जानकार, और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए फिनसेव इंडिया की फाउंडर एंड डायरेक्टर मृण अग्रवाल मैम मौजूद हैं बेंगलुरु से बातचीत करने के लिए। मृण मैम, बेंगलुरु कैसा है? ऑल वेल? बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी वहाँ पे, सब ठीक है? बहुत बढ़िया मौसम है। मैं वो तो हमेशा ही रहता है वहाँ का बढ़िया मौसम, लेकिन अभी ज्यादा बारिश तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो मृण मैम से आज हम बातचीत करेंगे दर्शकों के सवालों को लेकर, और हमारे साथ पहले दर्शक मौजूद भी हैं। AK साहू सर मौजूद हैं उड़ीसा से बातचीत करने के लिए। साहू सर नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्कार सर, गुड इवनिंग सर। सर एक्चुअली मेरा है कि मेरा फंड जो है आपको भेजा है वो ठीक ठाक है, और दूसरा सवाल है कि वो मेरा गोल अचीव हो सकता है कि नहीं हो सकता है। आपने अपनी उम्र 48 साल बताई है और आपने अपने गोल जो हमें दिए हैं वो ये कहा है कि बच्चों की शादी और पढ़ाई के लिए आप निवेश कर रहे हैं। करीब 65,000 रुपए की आपकी SIP चल रही है और आपका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो 10 लाख रुपए के आसपास है। 15 साल में आप 4 करोड़ का कॉर्पस उम्मीद कर रहे हैं कि एक्सपेक्ट हो जाए, राइट? चलिए, तो मृण मैम, कुछ चीज़ें बेहतर भी हैं, कुछ चीज़ें पॉसिबल भी हैं। 48 साल इनकी उम्र है, इन्होंने 15 साल में ये बात मेंशन की है कि ये 4 करोड़ रुपए के आसपास का कॉर्पस चाह रहा है, जो कि इतना टफ नहीं है, अचीवेबल दिखाई पड़ रहा है सो फार बाजार की स्थितियों को देखते हुए। लेकिन दो बातें इसमें मैं और पूछूंगा आपसे। एक, क्या 15 साल बाद 4 करोड़ बच्चों की पढ़ाई के लिए पर्याप्त होगा, बच्चों की शादी और बच्चों की पढ़ाई के लिए? और दूसरा, इनके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो की सिचुएशन कैसी लग रही है आपको? तो सुमित, सबसे पहले तो देखिए, एक चीज का हमें हर समय ध्यान रखना है कि जो हम 4 करोड़ का अभी गोल लेके चल रहे हैं, कि हमने ये सोचा है कि इतने पैसे तो हमें लगेंगे ही इन सब कामों के लिए। तो जो 4 करोड़ अभी है वो इन्फ्लेशन लगाकर 10 साल बाद बहुत बदल जाएगा, राइट? इनका 15 साल का गोल है। तो 4 करोड़ जो होगा, अगर हम 6% का इन्फ्लेशन लगाते हैं, करीब 10 करोड़ हो जाएगा, राइट? एंड सो हमें उसकी बेसिकली प्लानिंग करनी है, जिसके लिए हमें करीब 1.5 लाख रुपए महीने के इन्वेस्ट करने हैं। तो इनको सर्टेनली अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट जैसे तैसे इनको अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा। अब दूसरी बात, अगर हम पोर्टफोलियो की बात करते हैं तो इसमें 2 फंड हैं जिस जिस विच आई थिंक कि इनको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि इनको रखना है कि नहीं। तो ऐसा है कि इनके पास एक PSU इक्विटी फंड है, एंड हाल ही में ऑफ कोर्स PSU का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। बट एक बात हर समय हमें ध्यान रखनी है कि अगर आप कोई भी सेक्टर या थीम में निवेश करते हैं, ये जरूरी नहीं है कि वो मतलब लॉन्ग टर्म के लिए चलेगी, राइट? और दूसरी बात, जो हमें ऑलवेज हमें ध्यान रखनी है कि ऐसा नहीं है कि जो सारी कंपनियां उस थीम में है कि वो सारी कंपनी अच्छी चलेंगी। अच्छा, काफी बार ऐसा होता है कि जब एक थीम बहुत अच्छा रिटर्न देती है, उसके बाद भी लोग निवेश करते हैं, तो नॉर्मली द थीम वुड हैव ऑलरेडी गिवन गुड रिटर्न्स, एंड फिर आपने उसमें लेट एंट्री की है, राइट? सो इसीलिए मैं थीमेटिक फंड्स के फेवर में नहीं हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी हाई कन्विक्शन स्टॉक्स रहेंगे उस थीम में, वो आपके ब्रॉड बेस्ड फंड्स में भी रहेंगे, इसलिए आपको ये कॉन्सेंट्रेटेड एक्सपोजर लेने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि जो आदित्य बिरला सन लाइफ PSU इक्विटी फंड है, इसमें से आप एग्जिट कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा, आपके पास एक निफ्टी मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड है। आजकल मैं बहुत देख रही हूँ फैक्टर फंड्स के NFOs आ रहे हैं, बट अगर आप किसी भी फैक्टर फंड का आप डॉक्यूमेंट देखिए, द इम्पोर्टेंट थिंग टू नोटिस कि हम क्यों इन फंड्स में निवेश कर रहे हैं, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि इसमें हमें ज्यादा बेहतर रिटर्न आएगा।
बट जो मैं देख रही हूँ कि मोस्ट पीपल आर लुकिंग एट पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स, दे आर नॉट लुकिंग कि कंसिस्टेंटली ये फंड्स ने या ये पर्टिकुलर फैक्टर इंडाइसेस ने आपको कंसिस्टेंटली लेट्स से कंपेयर टू निफ्टी 50 एक्स्ट्रा रिटर्न दिया है कि नहीं। सो आई विल से कि एक तो वैसे भी थोड़े इनके पास फंड्स ज्यादा हैं, तो ये जो दो फंड हैं, पीएसयू फंड और ये जो इन्होंने फैक्टर फंड किया है, इनमें से ये निकाल कर आप पीपीएफएस में डाल सकते हैं, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में डाल सकते हैं, एंड थोड़ा आप मिड कैप में भी डाल सकते हैं। आपके पास एक्सेस मिड कैप है, उसमें भी आप थोड़ा बढ़ा सकते हैं। तो थोड़ा सा साहू साहब, एक सेक्टर पे अगर आप निवेश करते हैं और वो सेक्टर बहुत एग्जॉर्बिटेंट गेन दे रहा है आपको, तो शायद वो आगे चल के उस तरह गेन दे या ना दे, सो थोड़ी सी अनसर्टेनिटी जरूर रहती है, इसलिए फेरबदल करने की जरूरत है। बाकी आप अपने निवेश में बने रहें, आपका गोल भी इजीली अचीव हो सकता है। थोड़ा इन्फ्लेशन का भी ध्यान रखें। अब राजस्थान चलते हैं, उड़ीसा सीधे, वहां पर हमारे साथ कमलेश स्वामी सर मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। कमलेश जी नमस्कार। सर नमस्कार सर। नमस्कार कमलेश जी। सर नमस्कार सर। मैं सर आपके 3 शो देखता हूँ सर, हमेशा से ही 3.5, 5.5, 6.5 वाला सर। थैंक यू कमलेश जी, देखने के लिए, सराहने के लिए। और बाजार में निवेश हो सकता है आपको बढ़िया रिटर्न भी दे ही रहा हो। क्या सवाल है आपका? सर मैंने मेरा पोर्टफोलियो आपको भेजा है सर, मेरा अभी 6,500 की SIP चल रही है सर, और कुछ और बढ़ाना चाहूंगा मैं, और उसके अलावा मेरी ये जो फंड है इनका रिव्यू करना चाहता हूँ, क्या इसमें कोई सही है या कोई गलत है? अगर इनमें कोई गलत है तो उसको मैं चेंज करना चाहूंगा सर। अगर यही सही है तो इनमें किसमें मैं पैसा बढ़ा पाऊँ ये चीज। तो कमलेश जी, जितना आपने बताया उससे ये समझ में आ रहा है कि आप शेयर बाजार को भी ट्रैक करते हैं, क्योंकि वो दोनों शो बाजार के हैं। हाँ जी सर, स्टॉक्स के अंदर भी करता हूँ सर मैं। चलिए, छोटी अवधि के लिए, लंबी अवधि के लिए? नहीं सर, निकालना नहीं है कुछ भी, जो पड़ा है पड़ा रहे। बहुत ही अच्छी बात है, कभी कभी निकालना भी जरूरी होता है, लेकिन हाँ ठीक है, ज्यादातर आप ना ही निकालें तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपके साथ सबसे फेवरेबल चीज़ है कि आपके पास एक अच्छा खासा टाइम है और आपने बहुत जल्दी प्लानिंग शुरू की है। ये सबसे सराहनीय चीज़ है कि आप 28 साल की उम्र में 6500 रुपये की सेविंग भी कर रहे हैं, SIP भी कर रहे हैं, और 1.5 लाख का आपका पोर्टफोलियो भी है, और आप इक्विटी बाजार को भी समझ रहे हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मृण मैम, इन्होंने निवेश की शुरुआत जब भी की, लेकिन बिल्कुल सही समय पर दिखाई पड़ रही है सो फार। तो 6500 रुपये की SIP है, और इन्हें ये बात पता भी है कि SIP और बढ़ाना चाह रहे हैं। एग्जिस्टिंग फंड का चुनाव भी इन्होंने कर रखा है, 1.5 लाख का कॉर्पस भी इन्होंने इकट्ठा कर रखा है, कई सारे अच्छे फंड भी हैं इनके पास, और इक्विटी बाजार में भी हैं। सो आप क्या कहोगे, क्या करना चाहिए ना अब? अगर हम फंड के बारे में रिव्यू करते हैं, तो इनके पास 2 HDFC के फंड है। एक है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड और दूसरा HDFC टॉप 100। तो इसमें करीब 43% ओवरलैप है स्टॉक्स में, राइट? सो एक बात होती है, जब हम डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करते हैं, तो ऑब्वियसली वी नीड टू डाइवर्सिफाई अमंग मार्केट कैप, बट ये भी बहुत जरूरी होता है कि हमें ये देखना चाहिए कि स्टॉक ओवरलैप ज्यादा नहीं हो, और तीसरा स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आई जनरली डोंट रिकमेंड कि आप एक ही फंड हाउस से सारे फंड खरीदें, राइट? सो जो इनका HDFC टॉप 100 है, ये HDFC फ्लेक्सी कैप में ही मूव कर सकते हैं। देयर इज नो नीड टू होल्ड 2 सेपरेट फंड्स, एंड आई थिंक HDFC फ्लेक्सी कैप इज अ बेटर ऑप्शन। अब इनके पास 3 स्मॉल कैप फंड्स हैं, तो ये तो ठीक है क्योंकि इनका लॉन्ग टर्म का टाइम फ्रेम है। थोड़ा टाटा स्मॉल कैप में इट हैज बीन अ लैगर्ड इन द कैटेगरी, तो थोड़ा इसके ऊपर ध्यान रखिएगा। और बाकी अगर आपको अपना और एक्सपोजर बढ़ाना है म्यूचुअल फंड में, तो आप मिड कैप के बारे में भी सोच सकते हैं। आपके पोर्टफोलियो में मिड कैप फंड्स नहीं है, तो आप सर्टेनली मिड कैप फंड्स लाइक मेरे कोटक के बारे में सोच सकते हैं। तो थोड़ा बहुत फेरबदल, वैसे तो कमलेश जी आप बिल्कुल सही दिशा की तरफ चल रहे हैं। एक चेंज जो मृण मैम ने बताया कि एक AMC में अगर एक से ही रिपीटिंग कंपनीज के, क्या आप बाजार भी समझ रहे हैं तो आपके लिए ज़्यादा आसान होगा समझना, एक ही फंड में या 2 फंड में एक जैसी ही कंपनी अगर हैं तो उन ज़्यादा फंड्स का रिटर्न आएगा नहीं, ऑलमोस्ट सेम से रिटर्न आएगा। तो आप एक भी एक्सपोजर बढ़ा लीजिए, और अपना निवेश अगर आप करना चाह रहे हैं तो आप इन्हीं में जा सकते हैं। और अप्रोच अच्छी है बाजार में पैसा प्रॉफिट बुक ना करने की, लेकिन कभी कभी कई जगहों से प्रॉफिट बुक करना भी ज़रूरी होता है, तो थोड़ा थोड़ा वहाँ पर प्रॉफिट भी अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप निकालते रहिएगा। अब रांची चलते हैं, वहाँ पे राजेश जी हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए। राजेश जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार राजेश जी, क्या सवाल है आपका? हाँ सर, मैंने अपना पोर्टफोलियो आपको शेयर किया हुआ है जी। 2-3 स्पेसिफिक क्वेरी है सर। एक मेरा टारगेट है 10 साल में 20 CR का सर। ओके। और एक रिक्वायरमेंट है अगले 3 साल में 1 CR चाहिए बच्चे के एजुकेशन के लिए सर।
ओके। और मेरे पोर्टफोलियो में SIP है सर, कुछ लमसम इन्वेस्टमेंट भी है, और डायरेक्ट स्टॉक्स में भी इन्वेस्टमेंट है, और PPF में भी कुछ इन्वेस्टमेंट है मेरा सर। ओके। तो आपने जो खाली म्यूचुअल फंड में निवेश कर रखा है वो कितना है अभी? 3.5 करोड़ के आसपास? 3.65 करीब में है सर। 3.65 करोड़ आपका सिर्फ म्यूचुअल फंड में निवेश है? जी हाँ सर। ओके। तो आपने जो गोल हमें भेजा था वो 15 करोड़ था, आपने 5 करोड़ और बढ़ा दिया, 20 करोड़ कर दिया। नहीं सर। चले राजेश जी, एक क्वेरी था सर मेरा कि कुछ फंड्स मेरे अच्छे नहीं कर रहे हैं। हाँ। जैसे मेरा ये एसेट इमर्जिंग इक्विटी फंड जो है, कुछ फंड है, बहुत सारे फंड्स को मैंने उसमें SIP बंद कर दिया है, उसमें लमसम इन्वेस्टमेंट करके अभी रख पड़ा हुआ है सर। ओके। उस फंड को मैं कैसे स्विच करूं? अभी मेरे 8 फंड में SIP चल रही है, और 2.40 लाख का पर मंथ में SIP कर रहा हूं सर। चलिए, तो मृन मैम, करीब 52 साल राजेश जी की उम्र है, और रफली 2.5 लाख रुपए जो ये खुद कह रहे हैं कि ये SIP कर रहे हैं। एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो इनका 5.5 करोड़ है, लेकिन उसमें से हम शेयर का पोर्टफोलियो अगर हटा दें तो म्यूचुअल फंड में करीब 1.5-2 करोड़ के आसपास इनका म्यूचुअल फंड में निवेश है। ये अगले 10 साल में 15 करोड़ से 20 करोड़ का कॉर्पस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आप इनके फंड का रिव्यू करिए। एक चीज़ और इन्होंने बोली कि अगले 3 साल में 1 करोड़ की पूंजी की ज़रूरत होगी। सो कहाँ क्या बदलाव की ज़रूरत है, कैसे क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो अच्छा है कि आप इतना फोकस करके इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैं एक्चुअली समझना चाह रही थी कि आप डायरेक्ट स्टॉक्स कैसे मैनेज कर रहे हैं, मतलब आसान नहीं होता है। व्हाट आई विल से इज कि सबसे पहले तो जो मेरे के आपके 2 फंड हैं उसमें 50% ओवरलैप है स्टॉक्स में, राइट? क्योंकि आपने एक लार्ज कैप लिया है और आपने एक लार्ज एंड मिड कैप फंड लिया है, राइट? नाउ जनरली आई हैव सीन व्हाट आई फील इज कि जो लार्ज कैप एक्टिवली मैनेज लार्ज कैप फंड्स हैं, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि इंडेक्स फंड उनसे हर समय बेहतर करेंगे, बट आई थिंक इन द लॉन्ग टर्म जो लार्ज कैप कैटेगरी है इट इज बेटर डन थ्रू एन इंडेक्स फंड, राइट? सो व्हाट आई विल सजेस्ट, बट आई एम नॉट सजेस्टिंग कि आप इंडेक्स फंड कीजिए। मैं ये सजेस्ट कर रही हूँ कि जो आपका लार्ज कैप एंड लार्ज एंड मिड कैप फंड्स हैं, जैसे मेरे इन दिस केस, आप उसको जो आपका दूसरे फंड्स हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास कोटक है, आपके पास पारंपरिक फ्लेक्सी कैप है, उसमें आप थोड़ा निवेश कर सकते हैं। दिस इज फॉर योर लॉन्ग टर्म गोल्स। एक्चुअली ये जो आपका 3 साल का जो रिक्वायरमेंट था, हमें मालूम नहीं था उस बारे में। तो एक और चीज की जा सकती है कि जो थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट आपका है इन सब फंड्स में, आप इनमें ही बने रह सकते हैं एंड क्लोजर टू द गोल। तो फॉर एग्जांपल 2 साल बाद आप चेक कर लीजिए कि इसका कितना वैल्यू है, एंड इसको फिर वहां से एग्जिट करके आप किसी सेफर इंस्ट्रूमेंट लाइक फॉर एग्जांपल इनटू अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड या फिक्स्ड डिपॉजिट में आप उसमें निवेश कर दीजिए। तो जो भी आपका नेक्स्ट 3 इयर्स का रिक्वायरमेंट है, एसेंशियली एट द एंड ऑफ आफ्टर 2 इयर्स आपको देखना पड़ेगा कि क्या वैल्यूज हैं और आप कहाँ से फंड्स निकाल सकते हैं। आपका PPF भी है, आप उसमें भी सोच सकते हैं निकालने के लिए। और सो दिस इज व्हाट आई वुड एक्चुअली सजेस्ट। बाकी का आपका फंड पोर्टफोलियो सही है, जैसे आपके पास SBI कॉन्ट्रा फंड है, SBI स्मॉल कैप फंड वगैरह है, निपॉन स्मॉल कैप, ऑल दीज आर फाइन, बट प्लीज रिमेंबर दैट दीज हैव वेरी वेरी हाई वॉलेटिलिटी। बट सिंस आपका 10 इयर्स का टाइम फ्रेम है, आप इसमें जस्ट बने रहिए एंड डोंट गेट पर्टर्ब्ड बाय द वॉलेटिलिटी। तो ज्यादा कुछ नहीं करना है। बेसिकली व्हाट आई विल से इज कि अभी आप बने रहिए एंड एट द एंड ऑफ 2 इयर्स आप देखिए कि आपके फंड वैल्यूज क्या हैं, एंड लुक एट बेसिकली एग्जिटिंग सम अमाउंट एटलीस्ट 1 ईयर बिफोर योर गोल, ताकि आप वो अमाउंट को एक स्पेसिफिक जगह में रख सकें ताकि उसमें कुछ वॉलेटिलिटी ना हो। तो आपके सामने मृन मैम ने अलग अलग तरीके रख दिए हैं कैसे आप अपनी पूंजी को जो 1 करोड़ रुपए आप चाह रहे हैं वो निकाल पाएं और कैसे अपनी जर्नी को आप कंटिन्यू भी कर पाएं। लेकिन थोड़ा ये बात सच में इंटरेस्टिंग होगा समझना राजेश जी कि कैसे आप म्यूचुअल फंड शेयर दोनों को मैनेज कर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि आप निवेशित रहें और निवेश करते रहें, सिर्फ निवेश की वैल्यू के हिसाब से ना सोचें कि ये अच्छा निवेश है, अच्छे निवेश के साथ बने रहे, वही ज़्यादा बेहतर है।
एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटेंगे। मृण मैम बनी रहेंगे, आगे उनसे भी हम बातचीत जारी रखेंगे। कुछ दर्शक भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे छोटे से ब्रेक के उस पार। आप देख रहे हैं योर मनी, और योर मनी में हम बातचीत कर रहे हैं आज मृण मैम से, और उनसे हम चर्चा कर रहे हैं दर्शकों के सवालों के जवाबों को लेकर भी और अलग अलग म्यूचुअल फंड्स के एस्पेक्ट्स को लेकर भी। अब बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रताप रस्तोगी सर मौजूद हैं, जो कि दिल्ली से हैं। रस्तोगी सर नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार सर, क्या सवाल है आपका? ये मेरी 2.25 लाख रुपए पर मंथ की सिप है। ओके। 9 फंड में मैंने डिटेल दी हुई है, और 4.5 लाख रुपए पर एनम ELSS में फैमिली का है। तो 1 करोड़ 6 लाख रुपए उसकी आज की वैल्यू है पोर्टफोलियो की। तो मेरा टारगेट है 10। एक तो ये पूछना है कि मेरे वो कैसे है सब सिलेक्शन ऑफ फंड, और दूसरा ये है कि मेरा 10 करोड़ का लक्ष्य है 10 साल में। तो रस्तोगी सर, जो आपने SIP के निवेश की वैल्यू बताई वो करीब अभी के हिसाब से 4.5 लाख रुपए है, या ELSS को जोड़कर उसकी वैल्यू 4.5 लाख रुपए है? नहीं, ELS 4.5 लाख रुपए पर एनम है जी, और वो 2.25 लाख रुपए की सिप है पर मंथ। ओके, ये दोनों अलग अलग है। अभी एग्जिस्टिंग कॉर्पस जो आपका SIP से आपने जोड़ा है वो कितना हुआ है अब तक? 1 करोड़ 6 लाख। अच्छा, और आप 10 करोड़ का लक्ष्य साध के चल रहे हैं, राइट? हाँ जी, हाँ जी। चलिए, तो मृण मैम, जो रस्तोगी सर हैं, इनके पास करीब करीब 1 करोड़ का कॉर्पस इकट्ठा हो चुका है। 10 साल में 10 करोड़ का एक लक्ष्य साध के चल रहे हैं। एक ELSS में इनका अलग से निवेश जाता है करीब 4.5 लाख रुपए के आसपास का, और बाकी अदरवाइज ये 2.5 लाख रुपए के आसपास की SIP कर रहे हैं, 2.25 लाख रुपए की SIP कर रहे हैं। रस्तोगी सर, अगर आप सुन पा रहे हो, क्या ये SIP आप स्टेप अप कर सकते हो, बढ़ा सकते हो? हाँ, मैंने बढ़ाना ही है। थोड़े दिनों बाद इसको 2.5 लाख रुपए करना है। ओके, 5-6 महीने बाद। चलिए, तो मृण मैम, क्या आप राय दोगे? इनके फंड्स पहले तो आप चेक करो कैसे फंड्स हैं, और दूसरा, अगर ये SIP बढ़ाते हैं तो क्या इन्हीं में बढ़ाने की जरूरत है, या नया कोई फंड ऐड करें उसमें? तो अगेन फंड्स में पहले तो 9 फंड बहुत ज्यादा होते हैं। काफी ओवरलैप भी है फंड्स में। फॉर एग्जांपल ICICI लार्ज एंड मिड कैप एंड ICICI इंडिया अपॉर्चुनिटीज में करीब 46% ओवरलैप है। और जैसे कि मैंने दूसरे कॉलर को भी कहा था कि थीमेटिक फंड्स के मैं बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ, वो इसीलिए क्योंकि इसमें बहुत कॉन्सेंट्रेटेड रिस्क हो जाता है, और जब आपके पास पोर्टफोलियो में दूसरे ब्रॉड बेस्ड फंड्स की पॉसिबिलिटी है और आपके पास है भी, तो आपको इन फंड्स की जरूरत नहीं है। सो आई विल सजेस्ट कि ये ICICI लार्ज एंड मिड कैप एंड इंडिया अपॉर्चुनिटीज का जो फंड है, ये इनको जो एग्जिस्टिंग मिड कैप एंड स्मॉल कैप है इसमें एलोकेट करें। नाउ व्हाई एम आई सेइंग, लाइक ये काफी
एग्रेसिव स्ट्रैटेजी है, ये काफी वॉलेटाइल स्ट्रैटेजी इनकी रहेगी, बट मैं ये इसलिए रेकमेंड कर रही हूँ क्योंकि इनका लक्ष्य काफी बड़ा है। एंड वाइल वो अच्छा अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारा 10 करोड़ का लक्ष्य है 10 साल के बाद, उसकी वैल्यू करीब 18 करोड़ होगी। तो इसके हिसाब से हमें करीब 5-6 लाख महीने के इन्वेस्ट करने हैं, जो बहुत मुश्किल होता है। इसलिए दूसरा ऑप्शन जो हमारे पास है कि हम ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, बट बहुत जरूरी है कि आप बने रहें, क्योंकि मार्केट में उतार चढ़ाव तो आता ही रहता है, बट आपको बने रहना है। एंड सर्टेनली मतलब अगर आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी नहीं है मिड कैप और स्मॉल कैप की, तो ऑफ कोर्स तो आप फ्लेक्सी कैप में सोच सकते हैं, आपके पास ऑलरेडी HDFC फ्लेक्सी कैप फंड है। बट यही मैं ऐसे ही सजेस्ट करूंगी, आप सोच लीजिए कि अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो ये जो अमाउंट्स हैं ये आप मिड कैप और स्मॉल कैप में मूव कर दीजिए। तो आपको कुछ फेरबदल, कुछ चेंजेस की बातचीत मृणाल मैम ने दी है, आप उसके हिसाब से कॉल ले सकते हैं। मृणाल मैम, एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहूँगा, जिस टेक्सचर में अभी मार्केट है, जहाँ पर स्मॉल कैप मिड कैप ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइज्ड हैं, बहुत स्ट्रांगली काम कर चुके हैं, लार्ज कैप थोड़ा सा कंपेरेटिवली उतना नहीं चले हैं। सो अभी की सिचुएशन सिनेरियो में जो नए फंड्स की शुरुआत हो रही है, वो फंड्स की शुरुआत फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, लार्ज कैप इनके साथ रहें, या जो कोर पोर्टफोलियो में जिनके मिड कैप स्मॉल कैप हैं उनके साथ ही बने रहें? आई थिंक ये मार्केट का तो उतार चढ़ाव चलता ही रहता है, एंड एज लॉन्ग एज हमारा लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम है 10-15 साल का, आई थिंक जो हमारी रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, हम उसके हिसाब से अपने फंड में बने रहें। मतलब ऐसे सोच के कि अभी ये मार्केट कैप अच्छा नहीं कर रहा है और ये ज्यादा अच्छा कर रहा है, उसके हिसाब से हम बदलते नहीं, बहुत मुश्किल है कि हम बार बार अपनी स्ट्रैटेजी को बदलें। और जो भी हमने पहले स्टडी वगैरह किया है कि अगर हम ऐसे बदलते रहें या अगर हम बने रहें, तो उसमें यही निकल कर आया है कि बने रहने में ही आपके ज्यादा पैसे बनते हैं। तो आई विल से कि जो आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी के हिसाब से आप मार्केट कैप चूज कर रहे हैं, या तो मिड कैप या लार्ज कैप, आप उसमें बने रहें, आप उसी में ही निवेश करें। बट ज्यादा जरूरी ये है कि आपका लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम होना चाहिए, विच इज अराउंड 10 to 15 years। तो अगर आप लंबी अवधि के लिए निवेशित हैं, तो फिर एक बाजार की तेजी या एक बुल मार्केट से एटलीस्ट इन्फ्लुएंस ना हो, आप अभी अपना निवेश जारी रख सकते हैं, जो मृणाल मैम का मानना है। एक सवाल वरुण जी का आया है, ये ईमेल के जरिए इन्होंने निवेश किया है। इन्होंने सवाल पूछा है, 30,400 के आसपास इनकी SIP चल रही है, और मृणाल मैम ये 30,400 का नंबर देख के लग रहा है शायद स्टेप अप करते आ रहे हैं, तभी 30,400 है, वरना किसी इवन नंबर मतलब होता 30,000 होता है, 30,500 मतलब 35,000 होता। पोर्टफोलियो की वैल्यू करीब करीब 17 लाख हो चुकी है। 20 साल में ये 2 करोड़ का लक्ष्य साध रहे हैं। इन्होंने 7 से 8% की महंगाई के हिसाब से निवेश करें अगर, तो क्या कॉर्पस की इनकी ज़रूरत बैठेगी? पोर्टफोलियो को और फंड्स का रिव्यू मांग रहे हैं। वैसे तो इनका ये 2 करोड़ का लक्ष्य मृणाल मैम ईजिली अचीवेबल दिखाई पड़ रहा है, कंसीडरिंग इनकी SIP और कंसीडरिंग बाजार की तेजी में। बाकी आप क्या राय रखते हो? तो बेसिकली यस, आई थिंक इनका लक्ष्य हो सकता है, थोड़ा सा इनको अमाउंट बढ़ाने की जरूरत है टू अराउंड 45-50,000 रुपीज पर मंथ। अच्छा, अब अगर हम फंड्स देखते हैं, इनके पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा फंड्स हैं, राइट? इतने सारे फंड्स की जरूरत नहीं है, एंड आपको सेक्टर फंड्स की भी जरूरत नहीं है पोर्टफोलियो में, राइट? पहले भी कॉलर्स के लिए मैंने बोला है, थीमेटिक एंड सेक्टर फंड्स में आपका बहुत कॉन्सेंट्रेटेड एक्सपोजर हो रहा है। दूसरा, सिंस आपका 20 इयर्स का टाइम फ्रेम है, आई वुड स्टिल से कि थोड़ा आप मिड कैप स्मॉल कैप में ज्यादा एलोकेट कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपका फ्लेक्सी कैप में अच्छा एलोकेशन है। तो इसीलिए आई वुड से दिस, एंड आई विल से कि जो कैन रिपेयर को पराग पारेख DSP फ्लेक्सी कैप है, उसमें आप बने रहें। एक्सिस मिड कैप, ICICI स्मॉल कैप, ICICI का आपके पास इंटरनेशनल फंड भी है, तो ये सब फंड सही हैं। आई विल से कि आप इनमें ही पोर्टफोलियो बनाए रखें, और जो दूसरे फंड्स हैं वो आप इनके अंदर ही कंसोलिडेट कर दीजिए। अच्छा किया है कि आपने स्टेप अप किया है, शायद आपने एवरी 6 months का स्टेप अप किया है। और मैं ये भी देख रही थी कि आपकी वीकली SIP भी है, या
फोर्टनाइटली एसआईपी भी आपकी चल रही है, तो अच्छा है कि आप ये सब कर रहे हैं, बट ये कन्वीनियंस के हिसाब से होता है। इसमें ऐसा नहीं होता है कि अगर आपने वीकली या फोर्टनाइटली करी कि आपके रिटर्न्स बढ़ जाएंगे, ये आपके कन्वीनियंस की बात है। तो एक आध फंड से या कुछ फंड से निकलने की राय आपको अमरिंदर मैम दे रही हैं, और आप थोड़ा फेरबदल अपने फंड्स के अंदर कर सकते हैं। अमरिंदर मैम, एक चीज़ और मैं आपसे यहाँ पर पूछना चाहूँगा, अगर होराइज़न 20 साल का है या होराइज़न 15 साल का है, तो हम आमतौर पे 12 से 13% की CAGR लेकर चलते हैं। ये पिछले 20 साल के नंबर तो एटलीस्ट बताते हैं, लेकिन यही होराइज़न के नंबर को अगर पिछले 5 साल में देखूं, यानी कोविड के बाद से देखूं, तो यही CAGR कहीं ज़्यादा होती है। सो बहुत सारे लोगों में जो नया निवेश शुरू किया है वो कोविड के बाद निवेश शुरू किया है, तो उनके लिए एक राइट CAGR क्या होगी? क्या ये लेसन हम सीखेंगे कि CAGR बढ़ गई है, या ये लेसन वो सीखेंगे कि नहीं CAGR 12% 13% है? आप किस पक्ष में हो? आई वुड से कि आप 11 से 12% ही लेकर चलिए। जो हम पिछले 5 सालों में देख रहे हैं, ऑफ कोर्स वो बुल रन देख रहे हैं, बट लॉन्ग टर्म अगर आपको कंजर्वेटिवली प्लानिंग करनी है, you know, it's always better to plan for the worst case than to plan for the best case, right? So I would say कि 10 से 12% आप लेके चलिए रिटर्न्स। 12% का रिटर्न ही रीजनेबल रिटर्न है, आप उसी को ही फॉलो करिए। अमरिंदर मैम, आपकी तरफ से टॉप 4 फंड्स? यस, प्रूडेंशियल ICICI निफ्टी 50 फंड, पारक फ्लेक्सी कैप फंड, कोटक इमर्जिंग इक्विटी एंड ICICI प्रूडेंशियल शॉर्ट टर्म डेट फंड। तो 4 फंड आपकी स्क्रीन पर है, ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, पारक फ्लेक्सी कैप फंड, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड और ICICI प्रूडेंशियल शॉर्ट टर्म फंड। इन चारों फंड्स के साथ आप अपने निवेश की शुरुआत एज पर अमरिंदर मैम कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमरिंदर मैम हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, और आज सभी दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए, और बाजार पर या फिलहाल की जो सिचुएशन है उसके ऊपर अपना व्यू रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम। तो अब योर मनी को फिलहाल यहीं समेटेंगे, एक ब्रेक का वक्त है, और ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार बना रहेगा। नमस्कार।